सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू पार्टमेंटिस। सो हम आगे हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर लेके इकोनॉमी का सेकंड लेक्चर है हमारा जेके बोर्ड की इकोनॉमिक्स का। सो क्लास 9 हम स्टार्ट करते हैं। सेलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ये मैंने टॉपिक लिखा था लास्ट वाले चैप्टर के अंदर, बट मैंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया था बिकॉज मेरे को ना वो जो मेरे पास बुक का फॉर्मेट पड़ा हुआ था उस बुक के अंदर एक्चुअली में ये वाला कंसेप्ट था ही नहीं। फिर मैंने फाइनली फाइंड आउट किया खुद से कि ये एक्चुअली में जो टॉपिक है ये दूसरी कहीं कुछ और बुक्स के ऊपर है ये टॉपिक, और कुछ बुक्स के ऊपर ये टॉपिक नहीं है, बट ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको सीखना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सो बोलता है कि सेलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। देखो, इंडियन इकोनॉमी के कुछ सेलेंट फीचर्स हैं जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी को जाना जाता है, ठीक है। सो क्या है एक्चुअली में, सबसे पहले हम बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी की। बेटा सबसे पहला मिक्स जो सेलेंट फीचर है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। देखो सबसे पहले ना जब हमारे यहाँ पे जो इकोनॉमी की बात हो रही थी तो सबसे पहले मिक्स्ड इकोनॉमी नाम की कोई भी इकोनॉमी नहीं हुआ करती थी। सबसे पहले इकोनॉमी हुआ करती थी या तो कैपिटलिस्ट या तो फिर सोशलिस्ट, ठीक है। ये जो वर्ड्स हैं ये कहाँ से आए हैं, ये हमारे कैपिटलिस्ट जो है वो अमेरिका से आया हुआ है, ठीक है। एंड जो सोशलिस्ट है वो रशिया ने इसको इम्पोज करने की कोशिश करी थी, तो वहां से ये दोनों वर्ड्स आए हुए हैं, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट। अच्छा, तो कैपिटलिस्ट का मतलब होता है बेटा कि कैपिटलिस्ट कैपिटलिज्म सोसाइटी का मतलब है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी का मतलब है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब जो होता है उसको हम कहते हैं कि सर जो भी वहां पर इकोनॉमी होगी वो सारी की सारी प्रॉफिट मेकिंग है, वो सिर्फ प्रॉफिट कमाने पे ज्यादा फोकस करेगी। इंडिविजुअल्स ओन करेंगे सारी की सारी कंपनीज, सारा का सारा जो भी क्राइटेरिया होगा वो सारा का सारा जितनी भी कंट्री के अंदर फैक्ट्रीज होंगी या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होंगे या फिर कोई भी आप ले सकते हैं डेवलपमेंट का जो काम होगा वो सारा का सारा प्रॉफिट मेकिंग होगा और इंडिविजुअल्स ही उसको ओन कर रहे होते हैं। एंड देन अगर हम बात करें नेक्स्ट वाले टॉपिक की, जैसे सोशलिज्म की, तो सोशलिज्म में के अंदर क्या होता है, सोशलिज्म जो टॉपिक है बेटा हमारा, उस सोशलिज्म के अंदर हम ये समझते हैं कि वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, वो वेलफेयर ऑफ द पीपल है। अगर हम ऐसे देखो शॉर्ट में बता रहा हूं कि सोशलिज्म का मतलब क्या होता है कि वेलफेयर ऑफ द पीपल, ठीक है। ऐसे मान के चलो, जैसे अब गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या करती है, वेलफेयर करती है लोगों का, ठीक है। हमने ये देखा हुआ कि गवर्नमेंट जो है बेटा वो वेलफेयर कर रही होती है गवर्नमेंट का। सो हम यही देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है, जितना भी टैक्स कलेक्ट करती है लोगों से, फिर वो उसी टैक्स से कंट्री के डेवलपमेंट में लगा देती है उस टैक्स को। जैसे कि वो रोड्स बना रही है, वो बिल्डिंग्स बना रही है, वो कोई इंस्टीट्यूशंस बना रही है, वो सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशंस या बिल्डिंग्स जो बनाई जा रही हैं वो लोगों के वेलफेयर के लिए ही बनाई जा रही हैं। इसीलिए सोशलिज्म को हम क्या मानते हैं कि वो वेलफेयर है। अब इंडिया की बात करते हैं। सर इंडिया की तो मिक्स इकोनॉमी है। अब इंडिया को मिक्स इकोनॉमी कैसे आया सर, ये तो कोई वर्ड ही नहीं हुआ। मिक्स इकोनॉमी का मतलब ये हो गया कि सर कैपिटलिज्म भी है उसके अंदर और थोड़ा थोड़ा सोशलिज्म भी है। तो हम वैसे कैसे बात कर सकते हैं सर, दोनों है। तो आप देखो जो गवर्नमेंट है वो रोड्स बनाती है, वो बिल्डिंग्स गवर्नमेंट के स्कूल्स बनाती है, हॉस्पिटल्स बनाती है, बट साइड बाय साइड जो प्राइवेट ऑनर्स हैं जैसे टाटा हो गया, अंबानी हो गया, अडानी हो गया, ये जितनी भी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो ये भी तो प्राइवेट काम कर रही हैं, ये भी तो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस कर रही हैं। तो मतलब दोनों एक साथ काम कर रहे हैं भारत में। सो इसीलिए जब दोनों एक साथ काम कर रहे होते हैं तो वो इकोनॉमी कैसे कहलाती है बेटा, मिक्स इकोनॉमी कहलाती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप इसको ही नोट डाउन भी कर सकते हैं पूरे आंसर के अंदर, आप इसको लर्न कर लेना, तो ये सारा का सारा आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जैसे इट इज अ मिक्सचर ऑफ सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म इन विच बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स वर्क साइड बाय साइड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशन। यही मैंने आपको चीज समझाई है, वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं लोअर पर कैपिटा इनकम। लो पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है सर, पर कैपिटा को मान के चलोगे बेटा, पर कैपिटा मतलब पर पर्सन, ठीक है। सो क्या बोल रहा है, लो पर पर्सन इनकम, मतलब कि सर जो पर पर्सन है, हर एक बंदा जो है वो बड़े पैसे कम कमाता है, ठीक है। तो इसी चीज को हम क्या बोलेंगे, पर कैपिटा इनकम जो है हमारे भारत में वो बहुत ज्यादा कम है। ये कौन फाइंड करता है, ये सीएसओ फाइंड करता है, ठीक है। कौन फाइंड करता है बेटा, सीएसओ फाइंड करता है। सो द पर कैपिटा इनकम इज मच लेस देन द डेवलप्ड कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट ऑफ सीएसओ। सीएसओ ने ये एस्टिमेट किया है कि जो हमारे भारत में जो पर कैपिटा इनकम है वो डेवलपिंग कंट्री से या वो अदर डेवलप्ड कंट्री से क्या है, वो बड़ा ज्यादा कम है। एट प्रेजेंट प्राइसेस फॉर द ईयर, देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि अप्रोक्सीमेटली हमारे यहाँ पे पर कैपिटा इनकम कितना है, 93,231। मतलब कहने का मतलब हुआ कि सर जितने भी हमारे भारत में लोग हैं वो सारे के सारे ऑन एन एवरेज 93,000 के आसपास कमाते हैं, ठीक है। तो क्या आप खुद बताओ, क्या आपके फादर जो है उनकी सैलरी 93,000 है क्या, या फिर आपके जो कजन्स हैं या जो भी जॉब कर रहे हैं या किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, या फिर आप ही हो, क्या आपकी सबकी सैलरी 93,000 है क्या, नहीं है ना। तो इसीलिए ये जो लो पर कैपिटा इनकम होता है ये तरह का फ्लॉ होता है, ठीक है। मतलब हम इसको झूठ बोल सकते हैं। कैसे, हम इसको कैसे समझेंगे, अगर मैं आपको ये चीज समझाऊं लो पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है। देखना, मतलब मान के चलते हैं कि बेटा यहाँ पर हमारे पास कुछ पर्सन है, ठीक है। हम यहाँ पर पर्सन मान लेते हैं, कोई 3 पर्सन है, ठीक है। अब 3 पर्सन है, मान के हैं कि एक जो फर्स्ट पर्सन है उसकी जो सैलरी है वो 10 रुपये है, ठीक है। शॉर्ट टर्म छोटी टर्म ले रहे हैं ताकि उनको कैलकुलेशन में आसानी हो जाए पढ़ने में। तो वैसे ही जो पर्सन 2 है, पर्सन सेकंड है, उसकी 5 रुपये सैलरी है, ठीक है बेटा। और जो दूसरा वाला पर्सन है उसकी सर 2 रुपये सैलरी है, ठीक है। अब हम पर लो पर कैपिटा इनकम, ये जो पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला है क्या, नेशनल इनकम इक्वल टू पॉपुलेशन। नेशनल इनकम ऐड कर लो इसको, नेशनल इनकम को 10, 5, 2, 7, ठीक है। कितना हो गया, 17 बाय पॉपुलेशन कितनी है बेटा, 3, ठीक है। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, तो अगर हम इसको डिवाइड करें 3 1 एंड 3 6 18, 3 6 18 तो 5 से 5 15 15 से 5 से कटेगा। सो 3 5 15,
हाँ मतलब 5 समथिंग कुछ आएगा, 5 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, है ना। सो कहने का मतलब ये हो गया कि जो नेशनल इनकम है, सॉरी जो पर कैपिटा इनकम है सर, वो 5.2 या 3 के आसपास होगी हमारी भारत की। मतलब सर कहने का मतलब ये हो गया कि सारे के सारे जो लोग हैं हमारे भारत के अंदर वो 5 रुपए कमाते हैं मिनिमम। तो क्या देखो यहाँ पे ये जो पर्सन 1 था, क्या ये 5 रुपए कमा रहा था? नहीं, ये 10 रुपए कमा रहा था। सेकंड पर्सन 5 रुपए कमा रहा है, ठीक है, वो हमने देख लिया। जो थर्ड पर्सन है वो कितने कमा रहा है सर? वो 2 रुपए कमा रहा है, पर उसको भी हम किसकी गिनती में गिन रहे हैं कि वो 5 रुपए कमाता है। तो यहां पर ही ये एक फ्लॉ आता है कि जो पर कैपिटा इनकम है ये एक्चुअल वैल्यू नहीं बता पाता। ये पर कैपिटा इनकम क्या है, मान के चलो ऐसे ओवरऑल में तो आपको बताता हूँ कि कोई अगर बाहर फॉरेन में अगर हमको बताना है कि भाई आपका पर कैपिटा इनकम कितना है, कि आपके यहाँ पे लोग कितने पैसे कमाते हैं, तो हम ये बताएंगे कि ऑन एवरेज हमारे यहाँ पे 93,000 लोग कमाते हैं। तो पर ऐसा एक्चुअली में रियलिटी में नहीं है, ठीक है, ऐसी सच्चाई नहीं है। सो नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट बोलता है डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। अब देखो हमारे भारत में क्या है, आपको पता होगा जब भारत आजाद हुआ था तो उस टाइम पे भी हमारे यहाँ पर जो ज्यादा लोग थे वो मैक्सिमम काम करते थे एग्रीकल्चर की फील्ड्स में, ठीक है। तो एग्रीकल्चर ही हमारा बेस है, एग्रीकल्चर ही हमारी डोमिनेंस है, ठीक है। सो बोलते हैं डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड हैवी पॉपुलेशन प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर। नियर अबाउट 14%, 14.2% ऑफ इंडियन जीडीपी जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर से आ रही है। बेटा क्या कह रहा है कि देखो अभी जीडीपी पढ़ना है हमने, जीडीपी में पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन आप ऐसे मान के चलो कि जो जीडीपी है, जो जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाई जा रही हैं या प्रोड्यूस की जा रही हैं, वो 17 बोलो 14%, वो 14.2% जो है वो जीडीपी कहां से आ रही है बेटा? वो एग्रीकल्चर से आ रही है, ठीक है। वो कहां से आ रही है? वो एग्रीकल्चर से आ रही है या फिर उसके अलाइड सेक्टर से आ रही है। अलाइड सेक्टर मतलब सर एग्रीकल्चर के साथ जो जुड़े हुए सेक्टर्स होते हैं वहां से आ रही है, ठीक है। और अब सर एग्रीकल्चर की जितनी भी है हमारे भारत में, जितना भी एग्रीकल्चर होता है वहां से सर कहने का मतलब है कि गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो 14% आप उगा रहे हैं, पर लोग कितने काम कर रहे हैं? तो लोग देखना हमेशा बेटा ऐसा होना चाहिए कि लोग कम काम करें और ज्यादा प्रोडक्शन कर पाए, ठीक है। ऐसा होगा तो इकोनॉमी हमारी हमेशा ग्रो करेगी, बट यहां पर ऐसा नहीं है। देखो कितना है, 14.2% इंडियन जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है ये, बट एक्चुअली में जो लोग काम करते हैं वो कितने हैं बेटा? 53%, ठीक है। 53% इंडिया की जितनी भी पॉपुलेशन है उसका 53% लोग आज भी एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, बट प्रोडक्शन नहीं कर पाते इतनी ज्यादा, ठीक है। प्रोडक्शन उतनी ही है, कितनी प्रोडक्शन है बेटा? 14.2% प्रोडक्शन है, ये याद रखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले पॉइंट पे आता हूं, ओवर पॉपुलेशन। ये सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे फ्लॉ है। हम देख रहे हैं पिछले कुछ डिकेड से 20% के रेट से हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब तो हमारे यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो नंबर 1 भी आ गई है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। सो जो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो भारत जो है वो नंबर 1 पे लाई करता है इस टाइम पे, कि भाई यहाँ जो भारत है वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में नंबर 1 हो गया पॉपुलेशन में। तो ये भी एक हमारा एक्सीलेंट फीचर है भारत का। ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बेनिफिशियल भी होता है और कहीं ना कहीं ये हमारे लिए फ्लॉ भी होता है, ठीक है, पॉपुलेशन का ज्यादा होना, ठीक है। अगर देखो अगर किसी कंट्री के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा है और स्किल्ड है तो मतलब आपकी इकोनॉमी को ग्रो करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक सकता। स्किल्ड पॉपुलेशन अगर होनी चाहिए, अगर वो पॉपुलेशन स्किल्ड नहीं है, सिर्फ लेबर है, ठीक है, ह्यूमन लेबर का काम कर रही है, स्किल्ड नहीं है, कोई स्किल्स नहीं आते हैं, सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, अगर स्किल्ड ही नहीं है तो वो काम ही नहीं कर पाएगी। काम करवाएंगे भी तो काम गलत कर देगी, बिकॉज उसको आता नहीं है कुछ भी काम करना। सो इसीलिए वो हमारी इकोनॉमी के लिए एक तरह का बोझ हो जाती है फिर, ठीक है। तो पॉपुलेशन होना एक कहीं ना कहीं फायदा भी होता है, कहीं ना कहीं नुकसान भी होता है। सो ओवर पॉपुलेशन यहाँ पर भी एक साइलेंट फीचर है भारत का। सो नेक्स्ट आप देखेंगे कि अनबैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है हमारे यहाँ पे। अनबैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? इट इज अ सिचुएशन इन विच इकोनॉमिक ग्रोथ इज सिग्निफिकेंटली हायर इन सम सेक्टर्स देन अदर्स। तो देखो अनबैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। अनबैलेंस का क्या मतलब हुआ सर? कहीं ना डेवलपमेंट ज्यादा हो गई है किसी सेक्टर के अंदर, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर जो है वो हम पढ़ेंगे या पढ़ लिए हैं। तो अगर जो हम पढ़ेंगे तो वो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स जो है, इन तीनों सेक्टर्स के अंदर हम ये देखेंगे कि ना कहीं टर्शियरी सेक्टर को हमने ज्यादा अच्छे से बूम किया हुआ है, अच्छे से उसको डेवलप किया हुआ है। वहीं पर हम देखेंगे कि सर कहीं ना कहीं हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अच्छे से ग्रो कराया हुआ है, अच्छा उसके ऊपर डेवलपमेंट किया, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइमरी सेक्टर में हम लैग कर रहे हैं, इसीलिए हम प्राइमरी सेक्टर में इतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं ला पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारी हैम्पर करता है इसी चीज को कि अनबैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बेटा लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। अब हमारे यहाँ पे डेवलप्ड ही नहीं है सामान, मतलब मान चलो कि हमने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज खोली, ठीक है, यूनिट्स खोले, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोले, बट हमारे पास इतने अच्छे टूल्स ही नहीं है कि हम कैपिटल फॉर्मेशन कर सकें। देखो मैंने कल तुम्हें बताया था कैपिटल क्या होता है। पैसा सिर्फ कैपिटल नहीं होता, मशीन्स भी, गुड्स भी, ट्रैक्टर जो है, लेथ मशीन जो है, जो बाकी सामान बनाती हैं वो भी सारी की सारी कैपिटल होती हैं। बट वो क्या है, हमारे यहाँ पर लो रेट है कैपिटल फॉर्मेशन का, मतलब कि इतनी ज्यादा कैपिटल फॉर्मेशन हमारे यहाँ पे नहीं की जा रही कि हमारे जो डिमांड्स हैं उनको फुलफिल किया जा सके। इसकी वजह से भी हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप आ जाएंगे लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। अब आप देखोगे कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में क्या है कि 25% ऑफ द पॉपुलेशन आज भी इंडिया के अंदर वहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पा रही है, ठीक है। आज भी 25% लोग ऐसे हैं जहां पर जिन्होंने कभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं देखी। हाँ, किसी के घर पे जाके देखी होगी तो बात अलग है, बट उनके घर पे आज भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है। और देखो ये क्या है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो है, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर ही तो बोलेंगे। अब देखो ना, मेरी बात समझो, आप खुद अपनी लाइफ को इमेजिन करो विदाउट लाइट। सोचो एक बार कि भाई आप एक बार इमेजिन करो कि आपके घर पे लाइट नहीं आती है, मतलब है ही नहीं, कुछ भी नहीं लाइट वाला ऐसा कुछ भी। तो
आपकी लाइफ कितनी पीछे हो जाएगी। ठीक है, समझ आ रही है ना बात। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम करता है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और भी है 97 मिलियन जो लोग हैं उनको आज भी सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिलने पीने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो 97 मिलियन लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा जो है वो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जो है वो बहुत ज़्यादा हमारी खराब है। ठीक है, सो हम नेक्स्ट बात करेंगे तो पुअर इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। पुअर इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पर जो भी गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, या फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है हमारे गुड्स को, वो बड़ा ज़्यादा क्या है कि पुअर है। मतलब हम ये नहीं बता सकते कि सर कैपिटलिज्म है या सोशलिज्म है, कैसे वो चीज़ों को काम कर, वो चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं, क्या वो सच में चीज़ें सोशलिज्म में इन्वॉल्व हैं या वो सच में चीज़ें जो है वो कैपिटलिज्म में इन्वॉल्व है, पता नहीं चलता इसका। ठीक है, सो इसीलिए हम यहाँ पर इसको यही मानते हैं कि हमारी जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं वही हमको पता नहीं चल रही है, तो इसलिए वो पुअर है और वो इसी वजह से हमारे डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं बाधा बन रही है। नेक्स्ट आप आ जाओगे विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी के ऊपर। तो विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? देखो, ये सिर्फ एक मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगा विशियस सर्कल की। जैसे ना पहले क्या होता था कि जो लोग होते थे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से लोन लेते थे। अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब जैसे मान को जमींदारों से ले लिया, अपने रिलेटिव से ले लिया, अपने घर वालों से ले लिया, लोन ले लिया, ऐसे उधार ले लिया पैसे, और जब वो वापस करने होते थे तो जो जमींदार होते थे उन्होंने ना बहुत ज्यादा रखा होता था उसका इंटरेस्ट। ठीक है, तो मतलब मान के चलो किसी जमींदार से उसने लोन ले लिया 1 लाख का। ठीक है, 1 लाख का उसने लोन ले लिया, तो अब जमींदार ने बोला कि तू जब ये पैसे वापस करेगा मेरे को, तो वो 1 लाख नहीं करेगा, वो 1 लाख का मेरे को तूने 50% के साथ सूद देना है वापस। तो मतलब क्या हुआ, उसको 1,50,000 तक वो देना पड़ेगा वापस। इतना ज़्यादा तो लोन जो गवर्नमेंट बैंक है वो इतने ज़्यादा लोन नहीं लेते हैं। सो जो वो फार्मर होगा जिसने वो जमींदार से वो लोन उठाया होगा, जब लिया होगा, तो वो फार्मर अब क्या होगा, मान के चलो कि उसने सोचा था कि अगले साल मेरी फसल अच्छी हो जाएगी तो मैं उसको सेल करके उसके पैसे लौटा दूंगा। मान के चलते हैं कि कल को उसकी फसल खराब हो गई, ठीक है, किसी वजह से डॉट हो गए, सूखा पड़ गया, मतलब डॉट हो गए, हैवी रेन हो गई, स्नोफॉल हो गई, तो उसकी जो फसल है वो पूरी की पूरी खराब हो गई। अब अगर उसकी फसल पूरी की पूरी खराब हो गई है तो अब वो दोबारा से उसको लोन नहीं दे पाएगा। अब दोबारा उसको अगले साल कल्टीवेशन करनी है तो उसको दोबारा पैसे चाहिए, तो वो दोबारा उसी फार्मर के पास जाएगा कि मैं अगले साल ये वाले पैसे भी दे दूंगा और पिछले वाले पैसे भी दे दूंगा, मेरे को प्लीज लोन दे दो। तो वो क्या हो रहा है, वो एक तरह का उसी पॉवर्टी के साइकिल के अंदर फंसता जा रहा है धीरे धीरे, देख रहे हो ना। तो दैट इज कॉल्ड विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। एक प्रोफेसर रेगनार नुस्के एक प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा था कि एक कंट्री गरीब इसलिए है क्योंकि वो गरीब है। कंट्री गरीब इसलिए क्योंकि वो गरीब है। गरीब क्या मतलब वही कि वो ना सर्कल से ही बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो वो कंट्री अमीर कैसे हो सकती है, सिंपल सी बात है। तो ये आपके बेटा सैलेंट फीचर्स थे इंडियन इकोनॉमी के, तो हम इनको फोकस से अच्छे से पढ़ेंगे। सो मैं आपको आज भी बता रहा हूँ कि ये जो चैप्टर्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी फर्दर इकोनॉमिक स्टडीज़ के लिए। इंडियन इकोनॉमी को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, बट मैं बोल रहा हूँ कि आपको बेसिक्स आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। सो आई विश कि आप इसको पढ़ लें, ठीक है, ध्यान से। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके जिनको सच में इनकी नीड है। थैंक यू।